हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 एयर एंड वाटर। सबसे पहले हम एयर के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ एयर? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस जो आसपास हम हवा कहते हैं जिसे, ठीक है, लेकिन उस हवा के अंदर अलग अलग तरह की गैसेस होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, क्रिप्टन, हीलियम एक्सेट्रा। इन सब का मिक्सचर इज़ कॉल्ड एयर। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर क्या है? एयर है। ये काफ़ी हाइट तक है। देखिए यहाँ अर्थ से लेके और काफ़ी हाइट तक जो है हमारा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। ठीक है, ये सब एयर है। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेयर को हम लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, गैसेस इन द फॉर्म ऑफ एन एनवेलप नोन एज एटमॉस्फेयर। एक एनवेलप की तरह अर्थ को कवर किया हुआ है। ठीक है, तो इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं और ये कई 100 किलोमीटर्स तक ये फैला हुआ है। ठीक है, और इसको हम लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं क्या करती हैं? हीट को रोकती हैं। इट रिटेन्स हीट एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। सन से जो हार्मफुल रेज आती हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हीट को रिटेन करके रखती हैं ताकि अर्थ बिल्कुल ही कोल्ड ना हो जाए। ठीक है, और लेयर्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कितनी लेयर्स में? 1 2 3 4 5 लेयर्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अर्थ के बिल्कुल पास जो लेयर है, सबसे क्लोजेस्ट या नियरेस्ट टू अर्थ है जो फर्स्ट लेयर, जहाँ पे मैक्सिमम गैस होती है, मतलब मैक्सिमम गैसेस होती हैं, ज़्यादातर एटमॉस्फेयर यहीं पे होता है। दिस फर्स्ट लेयर इज़ नोन एज ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। देन सेकंड, इसमें थोड़ी गैसेस कम होती हैं। सेकंड लेयर इज़ नोन एज स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन आयनोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या होता है? लोअर मोस्ट लेयर है। ठीक है, और जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो गैसेस चाहिए, हमें लिविंग थिंग्स को ऑक्सीजन चाहिए और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो सारी यहीं पे होती है। ठीक है, और थिकेस्ट भी है, ये सबसे थिक भी है, और इसमें 75% एयर यहीं पे ही है, बाकी की 25% इसमें है। और वाटर वेपर्स जितने भी प्रेजेंट है ना, उसमें से 99% यहीं पे हैं, बाकी 1% बाकी की लेयर्स में है। ठीक है, और इसी लेयर के अंदर विंड और वाटर की वजह से जो है सारे वेदर होते हैं, चेंजेस। वेदर में जितने भी चेंजेस हैं, कहाँ पे हवा चल रही है, कहाँ पे बारिश हो रही है, वो सारी चेंजेस इसी लेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, वेदर, मौसम का जो असर है सिर्फ यहीं पे होता है। इस लेयर के बाहर ना बादल हैं, ना हवाएं हैं तेज़, वहाँ पे कोई इस तरह का मौसम नहीं होता। ठीक है, देन देयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, सेकेंड लेयर है। इस लेयर में क्या प्रेजेंट होती है? ओजोन। ओजोन इज प्रेजेंट इन दिस लेयर विच फिल्टर्स ऑल द हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम द सन। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर होती है। ओजोन गैस की एक लेयर होती है जो हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाती है। ठीक है, और यहाँ पे एयर जो है लेस होती है, और ये जो लेयर है ये किसके लिए सूटेबल है? ये सूटेबल है प्लेन्स के लिए, फ़्लाइट्स के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मौसम नहीं है ना, बारिश, हवा, तेज़ बादल, वो चीज़ नहीं है। इसीलिए जब प्लेन्स उड़ते हैं तो वो पहले ऐसे जाते हैं, फिर यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, फिर नीचे आते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। देन देर इज़ मीजोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के अबव जो लेयर है वो मीजोस्फेयर है। यहाँ पे मीटियोर शार्स देखे जा सकते हैं। मीटियोर्स गेट बर्न बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन मीटियोर्स एंड मीजोस्फेयर एयर। जो थर्ड लेयर है मीटियोर्स, मीटियोर्स आपको पता है स्पेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, रॉक्स होती हैं, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो वो आते जाते मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, तो कभी कभी वो अर्थ की ग्रेविटी में अट्रैक्ट होके अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन वो अंदर आ तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मीजोस्फेयर तक पहुंचते हैं ना, वहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से वो बर्न हो जाते हैं। बर्न होके वो हमें ऐसे गिरते हैं और हमें यहाँ से दिखाई देता है कि जैसे कोई तारा टूटता हुआ जा रहा हो, लेकिन एक्चुअली में वो तारा नहीं होता, वो यही मीटियोर्स होते हैं। ठीक है जी, देन देर इज़ आइनोस्फेयर, या हम कह सकते हैं थर्मोस्फेयर। ठीक है, मीजोस्फेयर के अबव है, वेरी थिन लेयर है, बहुत ही पतली सी लेयर है, और यहाँ पे क्या होता है? आयनोस्फेयर है, आयंस।
ठीक है। आयंस की हेल्प से यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स स्पेस शटल ऑर्बिट इन दिस लेयर। जो स्पेस शटल्स होती हैं वो इस लेयर में ऑर्बिट करती हैं अर्थ के अराउंड। जो हम सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं ना, जो अर्थ के अराउंड घूमते हैं, तो वो इसी लेयर में ऑर्बिट करते हैं। और क्या, रेडियो वेव्स, जैसे रेडियोज़ होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुंचाते हैं, तो उनके सिग्नल आयनोस्फेयर तक जाते हैं, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जहाँ पे हमें भेजने होते हैं वहाँ पे जाते हैं। देन देयर इज़ एक्सोस्फेयर, जो आउटर मोस्ट लेयर है। यहाँ पे कोई एयर प्रेजेंट नहीं है और अर्थ की ग्रेविटी भी यहाँ पर काफ़ी वीक होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी कम होती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप सीधा स्पेस में पहुँच गए हो। यहाँ पे सबसे कम ग्रेविटी है, आप नीचे की तरफ पुल नहीं कर पाएगी धरती आपको। और यहाँ पे लेकिन एयर भी नहीं है, क्योंकि सारी एयर तो यहीं पे है ना। तो ये हो गया एयर के बारे में। उसके बाद एयर के अंदर होता क्या क्या है। एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, ये सब 1% के अंदर आता है। ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। और एयर में जितने वाटर वेपर्स होते हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि एयर की ह्यूमिडिटी कितनी है। ठीक है, जब ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं तो हम कहते हैं कि मौसम में नमी है, ह्यूमिडिटी है। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब एयर में जो है वाटर वेपर्स की कमी हो जाती है, तो खुश्क वाला मौसम हो जाता है। ठीक है, तो इन सब गैसेस में आपको पता ही है ऑक्सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। हम इसको ब्रीथ करते हैं और हमारा बर्न करने के लिए, कोई भी चीज़ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, फूड को बर्न करने के लिए भी हमें ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी के लिए। और ऑक्सीजन इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबशन, सो इट इज़ नीडेड टू बर्निंग ऑफ फ्यूल। फ्यूल को भी अगर जलाना है, किसी भी चीज़ को जलाना है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की नीड होगी ही होगी। उसके बाद नाइट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट गैस है। ठीक है, और ये मोस्ट अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है, प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स एंड फिश। हमें तो प्लांट्स से मिल जाती है, फिश से मिल जाती है, हमारी बॉडी में भी नाइट्रोजन की नीड होती है। प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? बैक्टीरिया से मिलती है। जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें होती हैं, उनकी जड़ों में ना बैक्टीरिया लग जाते हैं, जो मिट्टी में से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट्स तक पहुँचाते हैं। ठीक है, देन देयर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ही अपना फूड बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। और हम सब प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, हमें फूड चाहिए, हम प्लांट के पास चाहिए। प्लांट कैसे फूड बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। सो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गई। तो ये कंपोजिशन दिखाई हुई है एयर की। ठीक है, उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं एयर की। आप जैसे आपको पता है कि एयर वैसे तो दिखाई नहीं देती, इनविजिबल है, लेकिन एयर का भी कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है, आपको कि हवा का कैसे मास होता है, देखिए इसको एक एक्टिविटी से समझिए। एक फुटबॉल लीजिए, ठीक है, 2 फुटबॉल लेनी है, एक खाली है। ठीक है, उनको वेट करो, एक भरी हुई है। वेट करोगे तो जो भरी हुई है एयर वो हैवी निकलेगा, क्योंकि इसमें एयर का भी तो वेट ऐड होएगा ना। इससे हमें पता चलता है कि एयर में वेट होता है। ठीक है, और स्पेस भी आपको पता ही है, खाली बलून लो, उसमें हवा भरो तो वो साइज़ बढ़ जाता है, क्योंकि जो एयर हमने छोड़ी है वो जगह भी तो घेरेगी ना। तो एयर ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। ये भी हमने एक एक्टिविटी के थ्रू देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एयर जो है प्रेशर लगाती है। ये देखिए, जैसे आपने बलून को फुलाया तो वो क्यों उसका साइज़ इंक्रीज़ होता है? जैसे हम इसके अंदर एयर डालते हैं तो वो एयर जो है इस बलून के सरफेस पे प्रेशर डालती है, इसीलिए इसका साइज़ बढ़ता है। तो एयर जो है जब प्रेशर लगाती है तो उसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर। इस एयर प्रेशर से हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, ये काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल है। कैसे? टू ड्रॉ इंक इनटू फाउंटेन पेन्स। फाउंटेन पेन होता है ना, उसको हम ऐसे पहले स्क्वीज़ करते हैं, फिर इंक में डिप करते हैं, और जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो इंक को खींच लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम उसको स्क्वीज़ करते हैं तो उसके अंदर खाली जगह बच जाती है, और जब हम छोड़ते हैं तो एयर वो उसको सक कर लेता है, उस खाली जगह को भरने के लिए
वो इंक को सक कर लेता है। सेम चीज़ होती है जब आप ड्रॉपर से या सिरिंज से मेडिसिन लेते हो। जैसे आप पिचकारी भरते हो, पहले आप उसको खाली करते हो, उसके अंदर जगह बन जाती है, फिर आप खींचते हो तो वो खाली जगह में उसको खींच लेता है, क्योंकि एयर उसके ऊपर प्रेशर लगाती है अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसी तरह टायर्स में हम हवा भरते हैं। ठीक है, क्योंकि अच्छी तरह से अगर फिल होगा टायर तो ईजिली मूव करेगा। ठीक है, स्मूथ ड्राइविंग होगी। ठीक है, और ये आप एग्जांपल्स यहाँ से देख सकते हो, काफ़ी सारे हैं। उसके बाद हम देखते हैं वाटर। वाटर आपको पता ही है एसेंशियल है कितना हमारे लिए, लाइफ के लिए। ठीक है, वाटर के बिना हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते। ह्यूमन बॉडी में 70% तक वाटर होता है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ क्या है वाटर की? कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, लिक्विड है। ठीक है, 0 डिग्री पे फ्रीज़ होता है, 100 डिग्री पे बॉयल होता है। और वाटर को यूनिवर्सल सोलवेंट भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि सोलवेंट वो होते हैं जिसके अंदर कुछ भी सोल्यूबल होता है, कुछ भी घुल जाता है। तो वाटर बहुत सारी चीज़ों को वाटर जो है अपने अंदर घुला लेता है, इसीलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब सॉल्वेंट है, चीज़ें घुल जाती हैं तो इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। तो कुछ इम्प्योरिटीज़ तो हैं जो घुल जाती हैं उसके अंदर, और कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जो नहीं घुलती, सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल। तो इनसोल्यूबल और इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को हम दूर कैसे कर सकते हैं, निकाल कैसे सकते हैं? देखिए, जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी। इनसोल्यूबल कैसे हो सकती है? जैसे रेत, पानी के अंदर रेत डाल दो। ठीक है, आप पानी के अंदर रेत डालो या मिट्टी डालो, वो थोड़ी देर बाद वो ऐसा दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस हम क्या देखते हैं? बाय सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन भी बोल सकते हैं। इसके थ्रू हम इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा इम्प्योर वाटर है जिसके अंदर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, उसको हम थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए रख देते हैं। ठीक है, ये देखो, इसको आपने केप्ट अनडिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए रख दिया सम टाइम के लिए, तो जो मड है वो सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती है सारी मिट्टी, एंड क्लियर वाटर रिमेन्स इन द अपर पार्ट। ऊपर पार्ट में क्लियर वाटर रह जाता है। इसको हम सेपरेट कर लेते हैं स्लोली दूसरे वेसल में निकाल के। ठीक है, और जो सेडिमेंट्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, वो पीछे रह जाती हैं। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया, मेथड हो गया। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं बाय फिल्टरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले तो एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, उसको फोल्ड करके एक कोन बना लेंगे। इस कोन को हम ग्लास पैनल में रख के, ठीक है, जो हमारा इम्प्योर वाटर है उसको धीरे धीरे इसमें डालेंगे। तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी फ़िल्टर पेपर पे रह जाएंगी और प्योर वाटर हमें नीचे मिल जाएगा। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फिल्टरेशन। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, इसका प्रोसेस पूरा ये लिखा हुआ है, आप इसको रीड करके समझ सकते हो। ठीक है, देन हम ये तो हो गया इनसॉल्यूबल के लिए। अब सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को आप कैसे रिमूव करोगे? जो उसके अंदर घुल चुकी हैं पानी के अंदर, उनको कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्रोसेस है बाय इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आपको पता है, पानी का भाप बन के उड़ जाना। तो इसी तरह जैसे वाटर के अंदर सॉल्यूबल इम्प्योरिटी, जैसे शुगर है घुल जाता है, ठीक है, सॉल्ट है वो भी घुल जाता है। तो इसको कैसे अलग करेंगे? आप इसको वाटर को हीट करें, हीट करके जो स्टीम बन के वेपर्स बन के जो वाटर ऊपर जाएगा, उसको आप कलेक्ट कर सकते हो दूसरे वेसल में। यहाँ पे अगर आप ये कुछ भी बर्तन लगा दो तो वो उस पर जमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर वेपर्स को आप अलग से कलेक्ट कर सकते हो। इस मेथड में आपका वाटर उड़ जाता है, लेकिन जो आपके नमक या चीनी जो भी घोला था वो नीचे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपको सोल्यूट मिलता है, आपका जो सॉल्वेंट था वाटर वो उड़ जाता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन के थ्रू आप इनको अलग अलग तो कर सकते हो, लेकिन इस केस में आपको सोल्यूट मिलेगा। इस केस में तो आपको प्योर वाटर मिल रहा था, लेकिन इस केस में वाटर उड़ जा रहा है और सोल्यूट मिल जा रहा है। तो इसलिए हम एक अनदर मेथड यूज़ करते हैं बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन की ही तरह होता है, लेकिन इसमें हमें दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखो, इसमें हम क्लोज्ड वेसल में हीट करेंगे, सॉल्ट और वाटर, यहाँ शुगर या वाटर का सोल्यूशन है, इसको हीट करेंगे तो यहाँ से जो भी स्टीम बनेगी, वाटर वेपर्स बनेंगे, वो यहाँ पे आएंगे। वाटर वेपर यहाँ पे साइडों में ये जुड़े हुए नहीं है, बीच का अलग है और ये ऊपर नीचे का अलग है। तो इसके आसपास हम कोल्ड वाटर डाल देंगे। अब ये जो वाटर वेपर थे
कोल्ड वाटर के टच में आके ये लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड बन के यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वाटर वेपर से दोबारा लिक्विड बन के वाटर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे एंड में सिर्फ सॉल्ट बचेगा। तो हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल जाते हैं इस प्रोसेस में। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डिस्टिलेशन। और इस प्रोसेस में जो हमें वाटर मिलता है वो डिस्टिल्ड वाटर मिलता है, बहुत ज़्यादा प्योर वाटर होता है वो। ठीक है, लेकिन ये पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल क्यों नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्योर है। इसके अंदर जो हमें ज़रूरी मिनरल्स वगैरह चाहिए होते हैं वो नहीं होते। और पोर्टेबल वाटर कौन सा होता है, ड्रिंकिंग वाटर, फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो ड्रिंक के लिए सही होता है। ठीक है, जो हम कई बारी वाटर में बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाली इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिनको हम इन प्रोसेस से नहीं निकाल सकते। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस पानी के अंदर आ गए तो इस प्रोसेस से आप उसको नहीं रिमूव कर सकते। उसके लिए हमें और ज़्यादा मेथड्स लगाने पड़ेंगे, जैसे कि बॉइलिंग। बॉईल करने से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, तो ये ईजीएस्ट और सेफेस्ट मेथड है वाटर को प्योरीफाई करने का। ठीक है, तो वाटर 10-14 मिनट तक इसको एटलीस्ट बॉईल करो और फिर स्ट्रेन कर लो। ठीक है, और उसके बाद हम कर सकते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है, आप उसमें क्लोरीन ऐड कर देते हैं, वाटर में क्लोरीन ऐड करके उसके बैक्टीरियाज वगैरह मर जाते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, सेफ़ टू ड्रिंक होता है। ठीक है, हाँ जी, उससे वाटरबॉर्न डिजीज़ भी नहीं होते। ओके, उसके बाद आरओ सिस्टम है। आजकल सबके घर में आरओज़ होते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वाटर में से जो जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सारी निकल जाती हैं, बैक्टीरिया वायरस सबको वो किल कर देता है और वाटर को प्योर बना देता है। ठीक है, और हमारे अर्बन एरिया में, गांव में, शहर में जो घर पे ड्रिंकिंग वाटर आता है वो किस तरह आता है, किस तरह प्योर होके आता है, ये देखिए। सबसे पहले वो रिवर से वाटर कलेक्ट करते हैं, फिर सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होता है, उसको अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं। जितनी भी मिट्टी, रॉक्स, मतलब इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नीचे बैठ जाएंगी और ऊपर से पानी अंदर आ जाएगा। फिर उसको जो बची हुई थोड़ी बहुत बारीक इम्प्योरिटीज़ हैं, बारीक मिट्टी, सैंड टाइप है, उसको फ़िल्टर करके फिर उसको दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर इसकी क्लोरीनेशन करते हैं बैक्टीरियाज को किल करने के लिए। ठीक है, और इन 3 प्रोसेस के बाद ऑलमोस्ट प्योर हो जाता है वो वाटर। फिर उसको स्टोरेज कर लेते हैं और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं एंड योर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू।